ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक बार चश्मा लग गया वो कभी उतर नहीं सकता है, हम्म। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो देखिए, ज्यादातर ये बात सच है कि अगर आपको एक बार चश्मे का नंबर आ जाता है तो अनलाइकली है कि वो बिल्कुल अपने आप नेचुरली खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे कि आप ये करिए, ऐसी एक्सरसाइज हाँ, करिए, या गाजर खाइए, या ऐसा कुछ करिए और चश्मा नंबर निकल हट जाएगा। जाएगा नेचुरल तरीके से। पर आप अगर ऐसे सोचे इसको लॉजिकली, अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी क्यों चश्मा लगाता, डॉक्टर्स क्यों चश्मा लगाएंगे अगर हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा होता जिससे हम राइट। चश्मा हटा सकते। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे बच्चों में प्लस नंबर अगर है, मतलब उनको पास का ठीक से नहीं दिखता, दूर का अच्छा दिखता है, तो प्लस नंबर्स एज के साथ नेचुरली अपने आप कम होते हैं। ओके। तो हम कई बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखिए आपके बच्चे का प्लस नंबर है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके ये अपने आप जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। या अगर आपका प्लस नंबर है, आप ओल्ड एज ग्रुप में है, मान लीजिए 60 के आसपास आपकी एज है, आपको जब कैटरैक्ट आना शुरू होता है तो उससे माइनस नंबर इंड्यूस होता है, तो वो प्लस नंबर कम हो सकता है। बट द श्योर शॉर्ट वे कि आपका नंबर हट जाए जब आपका नंबर स्टेबल है, अगर आप अडल्ट हैं, मान लीजिए आपकी एज से 20 से 60 के बीच में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मोर और लेस आपका नंबर स्टेबल रहता है। ओके। और जो सबसे इफेक्टिव वे है वो चश्मे का नंबर हटाने का, वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, या चश्मा हटाने वाले जो ऑपरेशंस हैं, जो आजकल बहुत ही एडवांस्ड हो गए हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड एब्सोल्युटली पेनलेस। सो दैट इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे कि आपका नंबर हट सकता है। ओके। तो जैसे हम यहाँ चश्मे की नंबर्स की बात कर रहे थे, आपने बीच में भी बात की कि बच्चों में भी आजकल चश्मा लग रहा है, तो ऐसा जी क्यों हो रहा है? इंडिया में आजकल ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं कि जी बचपन से ही चश्मा लगना शुरू हो जा रहा है जी बच्चों में? जी ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है? जी, तो एक्चुअली हम इसको मायोपिया पैंडेमिक कह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इतना ज़्यादा चश्मे का नंबर माइनस वाला, जिसमें राइट। दूर की नज़र ठीक नहीं नहीं दिखती दिखती। है, वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मायोपिया कहते हैं। मतलब जो इंडिया में जो स्टडीज़ हैं, उसमें देखा गया है कि 0.8% पर ईयर से इंक्रीज़ हो रहा है, कि जितने ओके। पेशेंट्स को, जितने बच्चों को, 5 से 15 साल के बच्चों में जिनमें माइनस नंबर आ रहा है, तो ये बढ़ भी रहा है। तो 0.8 तो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा काफ़ी है। ज़्यादा है अगर आप देखें। तो उसमें उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटी बहुत लिमिट हो गई है। राइट। अगर आप आजकल आप बच्चों को देखें, पहले बच्चे खेलने जाते थे बाहर बाहर। धूप में, पार्क्स में, और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब आजकल बच्चे स्क्रीन्स पे ज़्यादा हैं, या इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, रिलेटिवली इतना बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं है, स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। तो ये एक मेजर रीज़न है जो कि पाया गया है, काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि आपकी जो सनलाइट एक्सपोज़र है, वो एक्चुअली आइज़ के लिए प्रोटेक्टिव है, माइनस नंबर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है बच्चों में। ओके। अगर आपका इंडोर ज़्यादा काम है, मतलब अगर आप इंडोर्स बैठे हैं, या आपका सिस्टम पे काम ज़्यादा है, नियर वर्क ज़्यादा है, तो इट इज़ मोर लाइकली कि आगे जाके आपका माइनस नंबर आएगा। आएगा। बाकी कुछ जेनेटिक्स का रोल है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डाइट का रोल है, बट मेनली दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसकी वजह से, और ये वर्ल्ड ओवर शिफ्ट हो रहा है कि हम आउटडोर से ज्यादा इंडोर्स अपने स्क्रीन पे ज्यादा हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि क्यों माइनस नंबर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ चले गए। जा रहे हैं। तो जी आपने मैम यहाँ पर कहा कि बाहर लोग नहीं जा रहे, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई जी है, जैसे सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा जी। है। तो यहाँ पर एक और टर्म है सनग्लासेस, तो फिर राइट। हम उसे क्यों यूज करते हैं? देखिए, सनलाइट इन जनरल प्रोटेक्टिव है आईज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप यूवी लाइट को बहुत टाइम तक देखते रहेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके। सनलाइट का इन जनरल आईज के ऊपर एक डेवलपमेंट पे अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सन में बाहर या यूवी लाइट में एक्सपोज्ड हैं बहुत ज्यादा, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं जो मैनुअल लेबरर्स हैं, या फिशरमैन आप देखेंगे जिनमें बहुत ज्यादा सनलाइट फोकस होती है, तो उनका क्या है कि अगर आप यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ऐसा नहीं है कि वो सनग्लासेस पूरी ही लाइट हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सनलाइट का अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन यूजुअली जो सनग्लासेस होते हैं वो यूवी लाइट ब्लॉकिंग सनग्लासेस आते हैं, तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं सनलाइट के, उसको कम करते हैं। जैसे कि रेटिनल डीजेनरेशन की प्रॉब्लम सनलाइट से एसोसिएटेड है। अगर आपका बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, टेरिजियम या नखूना कहते हैं जो कि एक मास चढ़ सकता है। तो ये कुछ यूवी लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट, अगर आप पूरा दिन बाहर सनलाइट में है, तो वो उन पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा टाइम बाहर रहना चाहिए, और अगर आप सनग्लासेस लगाते हैं तो भी पूरी लाइट वो ब्लॉक नहीं होती है, आपको बेनिफिशियल इफेक्ट
फिर भी मिल रहा है सनलाइट का। तो सनग्लासेस सेफ है कि नहीं है? सनग्लासेस बिल्कुल सेफ हैं, ऐसा नहीं है कि सनग्लासेस नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत ब्राइट यूवी इंडेक्स बहुत हाई ज़्यादा है, है। जहां पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सनग्लासेस आर एक्चुअली गुड फॉर द आईज, बिकॉज आपको ये सब जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के, उससे बचाते हैं। ओके। मैम, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि स्क्रीन टाइम आजकल काफ़ी ज़्यादा हम्म बढ़ गया है, हम्म जिसकी वजह से हमारी मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कम हो हम्म गई है। मोस्टली हमारा टाइम फ़ोन, लैपटॉप, या अगर कोई काम कर रहा होता है तो 9 घंटे की शिफ्ट है तो 9 घंटे तो स्क्रीन राइट देखना ही है। राइट। तो इसका क्या असर पड़ता है हमारी आँखों का, जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है उसका? तो देखिए ऐसा है, अगर हम इस बात को लॉजिकली सोचें, ब्लू लाइट तो हर जगह है, सनशाइन में भी है, सनलाइट के अंदर भी ब्लू लाइट है, बल्कि ज्यादा ही है स्क्रीन से। तो क्या होता है कि अगर हम दिन में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वैसे भी ब्लू लाइट का एक्सपोजर है ही, लेकिन स्क्रीन से एक तो हम शाम को अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम पे काम कर रहे हैं तो एक तो आपकी स्लीप रिदम इफेक्ट होती है, जो स्लीप उससे इफेक्ट होती है, क्योंकि ब्लू लाइट आपको रात को दिख रही है जब योर सिस्टम नीड्स टू काम डाउन और आपको चाहिए कि आपको नींद अच्छी आए। और दूसरा, उससे स्ट्रेन पड़ सकता है अगर आप ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं जैसे स्क्रीन्स का, तो उससे फिर आपकी आईज पे जो है स्ट्रेन पड़ सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, वाटरिंग हो सकती है, आई फटीग हो सकता है। ये सारी चीजें, आपको थकान, ऐसा महसूस होना कि सर में दर्द हो रहा है, आंखें बहुत ज्यादा थक गई हैं, इस टाइप की फीलिंग आ सकती है। कुछ लोगों को वाटरिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ये भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में, अगर आपकी बिल्कुल ही फटीग हो गई हो, आपको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड टाइम है। तो इसके लिए कुछ सिंपल चीजें हम कर सकते हैं जो कि विल कीप योर आईज हेल्दी, स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। एक है रूल ऑफ 20, मतलब हर 20 मिनट जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। 20-20-20 रूल। 20-20-20, सो 20 मिनट, 20 सेकंड, 20 फीट। तो दूरी पर देखें। बस, तो आप दूर देखें, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक विंडो है, तो आप विंडो से बाहर देखें कुछ टाइम के लिए, एवरी 20-30 मिनट्स एटलीस्ट। उससे क्या होता है, आपकी मसल फटीग नहीं होता है। आप कॉन्स्टेंटली अगर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी मसल्स धीरे धीरे टायर्ड हो जाती हैं, जो आई की मसल्स हैं, तो उससे रिलैक्सेशन मिलती है आईज को, थोड़ा सा फोकस आपका फिर से रिगेन होता है, आपको स्पैज्म नहीं होता है मसल्स का। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो कि हमें करना चाहिए अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। फिर हम कहते हैं पामिंग एक्सरसाइजेस, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप अपने पाम्स रब करें, थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, और बस आराम से, दबाना नहीं है, अपनी आंख के ऊपर रखें, तो यू विल फील लिटिल रिलैक्स, लिटिल सूद योर आईज, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर कोई विंडो खुली है तो उससे रिफ्लेक्शन पड़ेगा स्क्रीन में, फिर आपकी आईज में पड़ेगा, या कोई ट्यूब लाइट बहुत ज्यादा अगर स्क्रीन पे फोकस हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आईज में पड़ेगा, तो उससे फिर आपको अनकंफर्टेबल ग्लेयर वाली फीलिंग आएगी। तो वो चीजें अवॉइड करनी है, अपना पोस्चर अच्छा रखना है। बाकी अगर आपका चश्मे का नंबर है, चश्मा पहनिए, नंबर ठीक से चेक करवाइए। और ये हम कुछ केसेस में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, क्योंकि ड्राइनेस भी इंड्यूस होती है स्क्रीन से, तो हम लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं जी, विच आर लाइक जस्ट अ सप्लीमेंट ऑफ नेचुरल टीयर्स, जिससे कि आपकी आईज में ड्राइनेस नहीं हो। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं। अगर कंप्यूटर यूज आजकल सभी का ज्यादा ही रहता है तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल। मैम, आपने यहाँ पे आई चेकअप्स की बात की, हम्म तो उस बारे में लोग यूजुअली मेडिकल हेल्थ चेकअप्स तो कराते ही हैं हर जी साल। जी लिवर का टेस्ट करा लिया, हार्ट का जी टेस्ट करा जी लिया, जी किडनी टेस्ट करा लिया, जी यूरिन टेस्ट करा लिया। जी आंखों को लोग भूल जी जाते हैं। तो प्लीज उन्हें बताइए कि आई चेकअप्स कितने जरूरी है, कितने टाइम पर कराना जी चाहिए, और कोई ऐसा एज ग्रुप है या कोई स्पेसिफिक आई टेस्ट है जी जो हमें कराते रहना चाहिए? देखिए, एक तो हम बच्चों से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो यंग एज ग्रुप है हमारी, उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई चेकअप है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्री स्कूल आई चेकअप। मतलब 3 से 4 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो उसकी आईज चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा चश्मे का नंबर निकल सकता है, बच्चा तो आपको नहीं बता पाएगा कि ये उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए तो वही नॉर्मल है, जैसे उसको दिखता है, उस बच्चों को नहीं पता है कि हमें जो दिख रहा है वो कम दिख रहा है, बाकी बच्चों को ज्यादा दिख रहा है, उसके लिए वो नॉर्मल विजन है। तो हम ये स्क्रीनिंग से ही पता कर सकते हैं कि अगर आपके आंखें में चश्मे का नंबर अगर है बच्चे की आंख में, तो वो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, चश्मे का नंबर चेक कर सकते हैं। स्पेशली अगर एक आंख और दोनों दूसरी आंख में चश्मे
के नंबर में बहुत ज्यादा फर्क है, तो ऐसे केसेस में जिसमें नंबर ज्यादा है वो वीक या लेजी आई डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे बच्चों को स्क्रीन करके चश्मे का नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के एस्पेक्ट में 3 से 4 साल के बीच का चेकअप सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रेगुलर वंस अ ईयर चेकअप कराते रहें टिल द टाइम दे आर ग्रोइंग, क्योंकि उस टाइम पे बीच में कभी भी चश्मे का नंबर आ सकता है या फ्लक्चुएट कर सकता है। ओके। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है जब हमें आई चेकअप्स का स्पेशली ध्यान रखना है, वो जब हम 40 और 40 क्रॉस कर जाते हैं 40 के बाद, क्योंकि तब हमें आंखों का प्रेशर चेक कराना ज़रूरी रहता है। और दूसरा, पास का नंबर हमारा आना शुरू होता है 40 के बाद। 40 तक यूजुअली पास का नंबर हमारा नहीं रहता है अगर आपका पहले से नहीं है। तो उससे पहले क्या दूर का ज्यादा रहता है? मोस्टली हाँ, लोगों को मैंने देखा है कि 40 से मोस्टली कम है कि दूर का उनको जी खराब दिख रहा है या सही नहीं दिखाई दे जी, रही। मोस्टली दूर का नंबर ज्यादा रहता है। 40 के बाद अगर आपका पहले दूर का नंबर है तो भी आपको पास का फोकस देखने में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, और ये यूनिवर्सल है, ये एज रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जैसे बॉडी में सारी मसल्स हैं उन सबकी स्ट्रेंथ जैसे एज के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती है, वैसे ही हमारी आईज के अंदर मसल्स हैं जो कि हमारी लेंस पे अटैच रहती हैं, उनकी भी मसल्स की स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी एज के साथ कम होती है। तो हमारी ये फोकस करने वाली एबिलिटी कि हम दूर का देख रहे हैं फिर हम फोकस करके पास का देखें फिर दूर का देखें, ये थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। तो ओके। इसके लिए पास का नंबर आना शुरू होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस बढ़ती चली जाती है। तो एक उस चीज का चेकअप कराना, और दूसरा कि आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आई में, आपका प्रेशर ठीक है आई का, आपकी आई अंदर से ठीक है, पीछे का पर्दा ठीक है, आगे का पर्दा ठीक है, तो 40 के बाद वंस अ ईयर चेकअप इज अ वेरी गुड आइडिया। तो वो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और वो कराना चाहिए। और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, या आपका बीपी हाई रहता है, तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपनी आंखों का आप चेकअप कराएं। तो क्या इंटरलिंक्ड है डायबिटीज, हाई बीपी वगैरह, आंखों से कुछ जी रिलेशन है उनका? जी, तो अगर आपको शुगर या बीपी है, आपका ग्लौकोमा या काले मोतिये का रिस्क बढ़ता है, मतलब आंख का प्रेशर बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, डायबिटीज से आंख के पीछे के पर्दे में, जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है या आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो पीछे के पर्दे की स्क्रीनिंग, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो भी, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके पर्दे में ऑलरेडी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटिक्स को एटलीस्ट वंस अ ईयर, चाहे आपकी शुगर कंट्रोल ही हो, साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराना है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल। मैम, आई चेकअप्स की बात कर ली आपने, हम यहाँ पे एक बार वापस से चश्मे पर आएंगे। तो बेसिकली आजकल क्या है कि चश्मे बहुत सारे बिक रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के ना फ्रेम और लेंसेज आते हैं, जैसे कि अलग अलग कोटिंग रहती है उसमें। किसी में रहती है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस, किसी में कुछ एंटी ग्लेयर कोटिंग लगा दी, या ब्लू लाइट से बचाने के लिए लगा दिया, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनका क्या रोल है? सही होते हैं या आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, या अच्छे होते हैं आंखों के लिए? तो देखिए, जो रिसर्च कहती है कि सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है ब्लू लाइट प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ। कोटिंग, तो हमारे पास एक्चुअली कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो हमें बताता है कि एक्चुअली आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने से बेनिफिट मिलता है। जो भी स्टडीज की गई हैं उसमें कोई भी फायदा नहीं पाया गया है। अच्छा। तो उसका ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन ज्यादा है, आपका टाइम ज्यादा है, तो आप ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो सिम्टम्स में पेशेंट जो फील करते हैं और जो साइंटिफिकली जो भी पैरामीटर्स असेस किए गए हैं, उसमें एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं पाया गया है इन स्टडीज, पर उसका कोई नुकसान नहीं है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन रहे हो तो आपकी आंख को कोई एडिशनल डैमेज होगा, वो बात नहीं है। तो ये सारे जो अलग अलग तरह की कोटिंग्स हैं और जो ग्लासेस हैं, डिपेंड्स कि आप किससे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या चीज आपको सूट कर रही है, तो वो चीज आपको यूज करनी चाहिए। यूवी प्रोटेक्टिव ऑफ कोर्स सन ग्लासेस जो है उनका बेनिफिट है, जैसे हमने पहले भी बात की है। फिर पोलराइज ग्लासेस आते हैं जिनको बहुत ज्यादा ग्लेयर लगती है, कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ आपने देखा होगा लोगों को बहुत ज्यादा सनलाइट चुभती है, तो उसमें एक पोलराइज ग्लासेस आते हैं जो थोड़ा सा ग्लेयर को कम कर देते हैं, उसमें एक कोटिंग करते हैं जिसमें ग्लेयर कम हो जाती है। तो डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस आप पहन रहे हैं, सनग्लासेस पहन रहे हैं, फिर भी आपको बहुत लाइट चुभ रही है, तो आप पोलराइज ग्लासेस ट्राई कर सकते हैं। तो इन द सेंस कि डिपेंड्स कि आपकी आंखों के हिसाब से आपको क्या मोस्ट कंफर्टेबल है। साइंटिफिकली एज सच ब्लू लाइट या एंटी स्क्रैच कोटिंग या फिर एंटी ग्लेयर कोटिंग्स, बहुत सारी कोटिंग्स आती हैं, इसका कोई एज सच साइंटिफिक बेनिफिट नहीं पाया गया स्टडीज में।
ओके, तो आई थिंक आपकी ये बात सुन के जितनी कंपनियां होंगी जो इस तरह की, वो एक्स्ट्रा, पता है इन सब चीजों का एक्स्ट्रा चार्ज कर रही वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगी इस बात से। बिल्कुल, कि फ्रेम 1000 का है, आप 200 एक्स्ट्रा दे करके ये एंटी स्क्रैच रेजिस्टेंट, ये यूवी प्रोटेक्शन, ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लगा लो। तो अच्छा, एक और चीज है इसमें ना, जिन लोगों की आंखें ठीक होती है वो फिर भी चश्मा लगा लेते हैं कि हम स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है तो लगा लेते हैं तो बची रहेंगे, तो ये भी सेम उसी में आता है। ये भी सच नहीं है। कई पेशेंट्स हमें आके कहते भी हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो हमने एक 0 पावर का ग्लास बना लिया। हाँ। तो वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन और आपकी आंखों के बीच में एक कोई लेयर है जो कि आपको बचा रहा है। पर एक्चुअली अगर आप जाएंगे और साइंटिफिक स्टडीज देखेंगे तो कोई भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं पाया गया है ऑफ एनी ऑफ दीज ग्लासेस। तो इन अ नटशेल, अगर आपको अच्छा लगता है चश्मा लगा के तो लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो चश्मा लगा के ही करना है और बिना चश्मे के करना अच्छा नहीं है। ऐसी ये बात सच बिल्कुल नहीं है। मतलब ये एक फैशन स्टेटमेंट है, अगर आपको लगाना है चश्मा तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ असर नहीं है कि चश्मा लगा लिया तो आपके स्क्रीन टाइम के बीच में कुछ हो गया और आपका आंखें सही रहेंगी। ओके मैम, एक और चीज है, अब जैसे हमने बात कर ली कि इतने सारे टाइप के फ्रेम और मतलब चश्मे के साथ साथ इस तरह के एंटी स्क्रैच वगैरह, चश्मे का जो हम लोग उन्हें डब्बे देखते हैं, जो आते हैं डब्बे, उसमें एक क्लोथ रहता है जिसको माइक्रोफाइबर क्लोथ बोलते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं चश्मा साफ करने वाला कपड़ा। उसका क्या रोल है? उसको साफ करने से चश्मे सही रहते हैं या कोई स्पेसिफिक कपड़ा होता है जिससे हमें अपने चश्मे को साफ करना चाहिए? कई लोग पानी से धो लेते हैं या कोई भी कपड़ा पहना है तो उससे रगड़ के चश्मे को साफ कर लिया, तो उसको प्लीज बताइए। हाँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छा रहता है चश्मे साफ करने के लिए और आपको वही यूज करना चाहिए। अगर आप कोई रफ, क्योंकि आपने क्या पहना है, उसमें कितनी डर्ट है, कब वो, उसका क्या स्टेटस है हमें नहीं पता, तो और वो कितना हार्श है ग्लासेस के लिए, क्योंकि स्क्रैच तो होते ही है ग्लासेस। आप देखेंगे अगर आप बहुत लंबे टाइम तक सेम चश्मा यूज कर रहे हैं तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। या आप डब्बे के बाहर चश्मा छोड़ दीजिए, मान लीजिए कार में आप छोड़ दीजिए डब्बे के बाहर, आप देखेंगे थोड़े दिनों में अपने आप ही उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इट्स अ डेलिकेट फ्रेम, मतलब जो ग्लासेस हैं वो थोड़े डेलिकेट रहते हैं, उनको क्लीन प्रॉपर्ली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही करना चाहिए और उसको थोड़ा सा क्लीन भी रखना है आपने, उसका ध्यान भी रखना है। उसको बहुत ज्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। वंस अ मंथ उसको आप धो लें। यू कैन यूज अ नॉर्मल डिटर्जेंट जिसमें ब्लीच नहीं हो, सॉफ्टनर नहीं हो, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें और यूज करें। अगर आप ठीक से यूज करेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल तक आपका नहीं खराब होगा। तो उसको कहते हैं 300 to 500 वॉशेस तक चल सकता है जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, अगर अच्छी क्वालिटी का है और आपको उसको ठीक से रखना है। तो इट शुड बी नॉट डर्टी, वो क्लीन रहना चाहिए। और अलग कपड़ा रखना चश्मे के लिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना ही सही है। ये जो प्रैक्टिस है कि हमने जो पहना उससे साफ कर लिया, वो सही नहीं है। ओके मैम, चश्मे की बात अब कर ली हम लोगों ने, इतनी कॉन्टैक्ट लेंसेज पर आ जाते हैं। आजकल है लोगों को कि जो चश्मा नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं। हालांकि कई लोगों के साथ होता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, इज गुड फॉर देम। कुछ लोगों को इरिटेशन होने लगती है कि नहीं पहना जा रहा है, या पानी बहुत गिर रहा आंखों से, या ड्राई हो गया आंखें, तो बताइए क्या है इसका पूरा सब कुछ? तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर हैं तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको उनको मेंटेन ठीक से करना है, क्योंकि आप अपनी आंख में कोई चीज लगा रहे हैं। तो हाइजीन के लिए आपको अपने पहले हाथ अच्छे से धोने हैं, वॉश करने हैं और एयर ड्राई करना रेकमेंडेड है। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉवल या किसी चीज से हाथ साफ करते हैं तो थोड़ा लिंट, उसके कुछ फाइबर्स आपके फिंगर्स पे चिपक सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी आंख के अंदर जाएंगे। तो वेट करें, एयर ड्राई करें या हैंड ड्रायर से ड्राई करें, वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन का हम किसी टॉवल से या किसी चीज़ से उनको रब करें। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद जो हमने सोल्यूशन यूज़ किया है उसको हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। अगर आप मंथली डिस्पोजेबल या ईयरली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हैं तो उसका जो सोल्यूशन है, एवरी डे आपको चेंज करना है जो सोल्यूशन कॉन्टैक्ट लेंस जिसमें प्रिजर्व्ड है। और यूज़ करने के पहले भी लेंसेज क्लीन होने चाहिए। सोल्यूशन यूज़ करके उसके बाद आप लेंसेज लगाएं। लेंसेज लगा के सोए नहीं, नहाए नहीं। लोग ये कर लेते हैं कि सो जाते हैं। तो कई लोग क्या होता है, आफ्टरनून नैप ले लेते हैं, रात को तो निकाल देंगे लेकिन दिन में थोड़ी देर, आधा घंटा हम सो गए गलती से। उससे क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? देखिए, अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के आप सो जाते हैं तो आपका ऑक्सीजनेशन जो है कॉर्निया का, वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाता है। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज से वैसे भी आपकी जो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी हम कहते हैं कॉर्निया पे है, वो कम हो रही है। उसके ऊपर से आंखें भी बंद हैं तो आपकी और ऑक्सीजन जो है वो और कम हो गई। तो आपकी कॉर्निया में स्वेलिंग
स्वेलिंग आ सकती है, आपकी आईज में रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो आपको सोना नहीं है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, और नहाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी अंदर आँख के अंदर जाएगा। किस तरह का पानी आता है हम सबको पता है। राइट। तो वो सब आँख के अंदर जाएगा, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज से आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने का रिस्क एक तरह से बढ़ सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के हमें कभी भी नहाना नहीं है, स्विमिंग नहीं करनी है। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकता है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करने से ड्राइनेस आईज में आ सकती है आपको। जो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरर्स हैं, जो 15 साल से लगा रहे हैं, तो उनको फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्राइनेस डेवलप हो सकती है। तो वो कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड ड्राइनेस एक नोन चीज है। सेंसिटिविटी कुछ लोगों को डेवलप हो जाती है। कई आप देखेंगे लोग कहते हैं कि शुरू में तो हमने लगाना शुरू किया था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना हमें बहुत इरिटेशन होने लगी है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ड्राइनेस बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो वो कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस डेवलप हो सकती है, कि हमसे अब लगाया नहीं जा रहा है नहीं कॉन्टैक्ट सह लेंस। पा रहे हैं लगा करके। तो इन अ नटशेल कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करना ठीक है। कुछ तो हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं, कुछ थेरेप्यूटिक लेंसेज भी अलग अलग तरह के आते हैं जो हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं लगाना, लेकिन आपको अपनी हाइजीन का खास ध्यान रखना है। तो मैम फिर मतलब क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ है या नहीं है, या फिर कुछ लोगों के लिए सेफ और कुछ लोगों के लिए नहीं? अगर आप हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, सारे जो भी आपको बताया जाता है वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो एक लिमिट तक कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ हैं। लेकिन अगर आपकी टेंडेंसी ये है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं, या ध्यान नहीं रख पाते हैं, या संभाल नहीं पाते हैं, या आपको याद नहीं रहेगा, आप सो जाएँगे, आप निकालना भूल जाएँगे, तो फिर उनको अवॉइड ही